नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की। लास्ट क्लास में हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में के आधार स्वरूप सार्वभौमिक यानी सार्वभौम वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया है। यानी कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया है। और इसके बारे में आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा और उससे पहले की भी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जो भी हमारे देश में 18 साल के नागरिक हो चुके हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो भी 18 साल के हो चुके हैं वो भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि वो वोट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा हमारे देश में पहले जो वोटिंग की एज थी वो तो 21 थी, लेकिन 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा इसमें चेंजेस करके वो एज जो थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 21 थी, फिर उसको 18 कर दिया गया। अब एक ठीक है। और ये डेफिनेशंस हैं, ये भी है। आपको जो अच्छी लगे वो पढ़ सकते हो। वैसे इन सबको पूरा पढ़ लेना तो ज़्यादा अच्छा है, इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो, उन्हें धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता यानी एजुकेशन, संपदा यानी संपत्ति इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिना कोई भेदभाव के मतदान करने का अधिकार है उनके पास। ओके, जो भी हमारे देश में 18 साल के नागरिक हो चुके हैं, संपदा, साक्षरता, लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के नाम पर यह भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो स्वतंत्र रूप से भारत के लोकसभा विधानसभा में मतदान कर सकते हैं जो 18 साल के हो चुके हैं। पहले हमारे देश में इसकी उम्र 21 साल थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दी गई है। कैसे करी गई? 1989 में 61वें संविधान अधिनियम यानी 61वें संशोधन द्वारा 1989 एक अधिनियम आया था। 1988 में अमेंडमेंट हुई थी नेक्स्ट ईयर। ओके, हमारा जो ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ये संविधान के भाग 15 आर्टिकल 3 to 6 में शामिल है। और ये क्यों शामिल था? एक समिति के अध्यक्ष हमारे मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे या मेंबर थे उसके JB कृपलानी। इनका नाम था JB कृपलानी। इन्होंने सुझाव दिया था कि उप समिति सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार के पक्ष में थी, लेकिन उसने सुझाव दिया कि इन्हें मौलिक अधिकारों का भाग नहीं बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार इन्हें संविधान के भाग नहीं बनाया जाना चाहिए। इन्हें संविधान के भाग 15 के अंतर्गत 326 में रखा गया है। ठीक है, ओके। जो हमारा जो ये इसको मैंने 2 बार लिख दिया, वैसे कोई बात नहीं। इन्हें जो है हमें संविधान के भाग 15 के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। ठीक है, नोट करके लिखा हुआ है। अनुच्छेद 326 में सार्वभौम शब्द शामिल नहीं है, लेकिन ठीक है, सार्वभौम शब्द शामिल नहीं है हमारे आर्टिकल 326 में। लेकिन देश के सभी वैश्विक नागरिक, यानी कि वैश्विक नागरिक का मतलब होता है यहाँ पर जो 18 प्लस हो गए हैं, यानी यंगस्टर जो 18 प्लस हो चुके हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है। वैश्विक नागरिक जिन्हें वोट देने का अधिकार है, ये चीज़ शामिल है। भले उस आर्टिकल के अंदर सार्वभौम शब्द को शामिल नहीं है, लेकिन उसमें डेफिनेशन दे रखी है जो भी हमारे देश में 18 साल से ऊपर हो चुके हैं या 18 साल के हो चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार है। चलिए, ये क्या कहते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट करके इसको ज़रूर पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इनको नोट करना। वैसे नोट तो ये पूरा ही करना। चलिए, क्योंकि हमारे देश में ये कब आया है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार? भारत जब आज़ाद हो गया था, तो उससे पहले वोटिंग किस तरीके से होती थी, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने इसके बारे में 11th क्लास के चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा, पृथक निर्वाचन। ये बड़ी ख़राब नीति कर रखी थी, ये अंग्रेजों की नीति थी। भारतवासियों को वैश्विक मताधिकार मिलने से पहले
पहले स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं ने पृथक निर्वाचक की समाप्ति के लिए आंदोलन किए थे। ये पृथक निर्वाचन, ये अब सिंपल शब्दों में समझ लो, यहाँ पर सांप्रदायिक इलेक्शन होते थे, यानी कि धर्म के नाम पे चुनाव होता था, जो कि बहुत गलत बात है। और अप्रत्यक्ष चुनाव होता था इधर, यहाँ में यानी कि वोटिंग की पावर नहीं होती थी, यानी कि आप प्रेफरेंस देखी जाती थी बस, यानी यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, जो कि गलत बात है। यानी कि हमें राइट तो दो कि हमारा नेता कौन हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई राइट नहीं था और सांप्रदायिक था ये एक तरह से देखा जाए तो, जो कि गलत बात है। ओके, ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1909 के मार्लेमिंटो, उस टाइम के हमारे ये गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, मार्लेमिंटो से लेकर 1932 के कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक निर्णय तक पृथक निर्वाचक प्रक्रिया को जारी रखा। कम्युनल अवार्ड का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को पृथक निर्वाचक घोषित किया गया था। यानी कि ये जो पृथक निर्वाचन था 1919 में आया था और 1932 तक रहा था। काफ़ी बेकार पॉलिसी थी ये। ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाने का प्रस्ताव दिया था। महात्मा गांधी जी ने यह कहते हुए इसका विरोध कर दिया कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा, क्योंकि भाई पहले उन्होंने तोड़ रखा था इतना सारा हमारा समाज, और यहाँ भी और टूट जाता, यहाँ पे अल्पसंख्यक भी और टूट जाते, वो भी सेपरेट हो जाते, कोई एक साथ रह ही नहीं पाता यूनिटी के साथ, जैसे आज है हमारे देश में, जिसको हमें थैंक यू भी कहना चाहिए हमारे सरदार वल्लभ भाई जी सर हमारे, उनकी वजह से भारत सब सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाने का प्रस्ताव दिया था। महात्मा गांधी जी ने यह कहते हुए इसका विरोध कर दिया इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन हमारे सर थे, ऐसा सब हैं हम सर जी हमारे, ऐसा नहीं हो सकता। गांधी जी 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल शुरू कर दिया, और भूख हड़ताल का जो विरोध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करा था। ठीक है, और भूख हड़ताल का निर्णय जो था सरकार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, यानी कि ये पृथक निर्वाचन पॉलिसी जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन जो प्रक्रिया है और दलित समाजों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनाना, ये ख़त्म हो जाए, सीधी बात। महात्मा फिर इसके लिए जेल में अनशन में बैठ गए। ठीक है, और अनशन जो था भीमराव अंबेडकर जी को ठीक नहीं लगा, तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, जो कहाँ हुआ था, मध्य पुणे की बरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। मध्य पुणे की एक जेल थी वहाँ पे, बरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। एग्ज़ाम में आ जाता है कि पुणे समझौता क्या था। पुणे समझौता जो था वो हमारे देश के अल्पसंख्यकों के लिए क्या था, वोटिंग के लिए पावर थी एक तरह से, और सिंपल शब्दों में कहा जाए पृथक निर्वाचन मंडल की ये पॉलिसी थी, उसको ख़त्म कर दिया था इस समझौते ने। अंग्रेज यानी ब्रिटेन सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधीन निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। ठीक है, समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल से 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटें 18% कर दी गई। कहने का मतलब है कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया था, और इनकी जो सीटें थी ना उनको आरक्षित कर दिया गया था। प्रांतीय विधानमंडल यानी कि राज्यों के अकॉर्डिंग इनकी सीटों को क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था और बढ़ा दिया गया था। पहले 71 थी और उनको बढ़ाकर 147 कर दिया था, और विधायिका में कुल इनकी जो रिजर्वेशन थी 80% कर दी गई थी अल्पसंख्यकों के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा टॉपिक है हार्ड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो सिंपल शब्दों में समझते हैं आराम से। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है क्या? इसमें जो है हमारे देश में सभी आम नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, यानी भारत के जितने भी लोग हैं सब वोट दे सकते हैं, जो भी 18 साल के हो चुके हैं।
पहले हमारे देश में जो एज थी वो 21 साल थी, ठीक है। लेकिन 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा इस उम्र को क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया, ठीक है। ये कब शामिल हुआ, हम सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन देश आज़ाद होने से पहले भी चुनाव होते थे, वो चुनाव होते थे सांप्रदायिक पे, ठीक है। सांप्रदायिक आधार पे इलेक्शन होते थे और उसके विरुद्ध हमारे देश के गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या करे थे, कुछ विरोध करे थे, ओके, ताकि ये जो व्यवस्था है ख़त्म हो जाए हमारे देश से। ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1909 में मार्ले मिंटो, ठीक है, नाम से आया था ये, और कर्न्यूल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय यानी कि फूट डालो की नीति, यानी कि हमारे देश में लोगों को बांट दो, अलग अलग सेपरेट कर दो कि भाई तू इस वर्ग से है, तू इस वर्ग से, इस वर्ग से। इन दोनों का उद्देश्य एक तरह से यही था। मार्ले मिंटो जो ये आया था पृथक निर्वाचन, और ये वाला, ठीक है, जिसको हम पृथक निर्वाचन प्रक्रिया बोलते हैं जिसे, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करवाना और अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि एक गलत बात है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूर्ण समझौता हुआ था, ठीक है, जिसमें दलित वर्गों के लिए अंग्रेज जो लोग थे पृथक निर्वाचन मंडल बना रहे थे, जिसको समाप्त करवा दिया गया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, इसको ये नहीं होना चाहिए दलित वर्गों के लिए, क्योंकि समाज इससे और ज़्यादा टूट जाएगा, ये गांधी जी ने कहा था। इसलिए वो क्या हो गए थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, और भूख हड़ताल अम्बेडकर जी को ठीक नहीं लगी थी, इसलिए इन दोनों के बीच में, गांधी जी अम्बेडकर जी दोनों के बीच में 24 सितंबर 1932 बरबदा सेंट्रल जेल जो मध्य पुणे में है वहाँ पर समझौता हुआ था। इसमें कहा गया कि अंग्रेज जो है दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल नहीं बनाएगी, इसलिए यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल को यहाँ समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई थी अल्पसंख्यकों के लिए अकॉर्डिंग टू राज्य। पहले 71 थी, अब उनको 147 कर दिया, और विधायिका में कुल 18% कर दी गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इस सारी बातों को नोट कर लेना, ओके। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट यूनिट में, और वीडियो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे पहले एक वीडियो ज़रूर आएगी जिसके अंदर ये सारी की सारी जो 9 वीडियो अभी तक अपलोड हुई हैं वो सारी एक साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी कि एक वीडियो और अपलोड होगी जिसके अंदर की 9 वीडियो कंप्लीट होगी, ओके। जिसको टॉपिक वाइज देखनी हो तो वैसे देख सकते हैं, जिसको सिंगल वीडियो देखनी हो सिंगल वीडियो देख सकते हैं, ओके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, इन सभी बातों को नोट करें। थैंक यू।